क्या सब कॉन्टिनेंट वाकई में इतनी जहालत में गिर चुका था कि यहाँ पर एक न्यू एजुकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाना पड़ा। सब कॉन्टिनेंट के लोग जो काफ़ी स्ट्रिक्टली बॉन्डेड थे अपनी सिविलाइजेशन के साथ, अपनी हिस्ट्री के साथ, अपने रिलीजन के साथ, किस तरह इन्होंने अपने हिस्ट्री सिविलाइजेशन को छोड़कर एक दूसरे कल्चर और सिविलाइजेशन को अडॉप्ट कर लिया। ब्रिटिश के 200 साल हुकूमत करने के बाद भी क्या उनका इन्फ्लुएंस आज भी सब कॉन्टिनेंट करे, या आज भी हम उस सिस्टम को कैरी कर रहे हैं? ब्रिटिश को यहाँ से निकालने के पीछे यू का क्या किरदार रहा? वो कौन सी रीज़न थी कि यहाँ के लोग ब्रिटिश के खिलाफ खड़े होने लगे? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ साकिब खान और हम आज बात करेंगे एजुकेशन सिस्टम पर। दोस्तों, इसकी शुरुआत यहाँ 1757 में प्लासी वार के साथ होती है। तो ब्रिटिश एज ए रूलर सब कॉन्टिनेंट में एंट्री करते हैं बाय डिफीटेड बंगाल नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला को। ब्रिटिश एज ए ट्रेडर यानी तिजारत के घर से आए थे, लेकिन वारो प्लासी के बाद सब कुछ चेंज हो गया। वो एज अ रूलर यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो गए और अपने स्टेट गवर्नमेंट को आगे बढ़ाने के लिए वो उन्होंने रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ पर लड़ाइयाँ शुरू कर दी। और ये करते करते 1856 विक्ट्री वार ऑफ इंडिपेंडेंस के साथ ही वो पूरे सब कॉन्टिनेंट में काबिज हो गए। अब ब्रिटिश के टेक ओवर के बाद ही यहाँ पर इनके खिलाफ बगावतें शुरू होने लगी। स्पेशली यहाँ के जो यूथ हैं इनके खिलाफ खड़े होने लगे। अब ब्रिटिश को अगर यहाँ पर रूल करना है तो इन बगावतों को ख़त्म करना होगा। इन बगावतों को ख़त्म करने के दौरान इनको पता चला जो इनकी लीडरशिप है यूथ की, जो इनके खिलाफ बगावत कर रही, इनका झुकाव मुग़ल्स की तरफ है। तो ब्रिटिश को अगर यहाँ पर रूल करना है तो पहले यहाँ पर जो मुग़ल्स को जो पावर है उनको ख़त्म करना होगा। इनके पावर ख़त्म करने के बाद ही यहाँ पर वो रूल कर सकते हैं। अब यहाँ पर ब्रिटिश का मेन टारगेट मुग़ल्स के पावर को ख़त्म करना था और इस चीज़ में वो मुकम्मल कामयाबी हो गए। पातरी लीडरशिप की उसको ख़त्म कर दिया गया और कुछ डर के मारे बैठ गए। अब ब्रिटिश अपने प्लान में मुकम्मल कामयाब हो गए, यानी कि ब्रिटिश ने मुग़ल के जो पावर थे उनको ख़त्म कर दिया और लीडरशिप को या तो ख़त्म कर दिया या उनके जगह ऐसी लीडरशिप को ले आए जो वफादार थी ब्रिटिश के। अब ये अडल ख़त्म करने के बाद जब ब्रिटिश को ये लगना शुरू हो गया कि अब यहाँ की जो आवाम है वो इनके मातहत हो जाएगी, लेकिन इसका नतीजा इसके बिल्कुल बरअक्स निकला। इसकी एक वजह ये थी कि यहाँ के जो फ्रीडम फाइटर्स थे, यानी कि जो बागी थे हुकूमत के या ब्रिटिश गवर्नमेंट के, वो ब्रिटिश को यहाँ से निकालने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। और दूसरी वजह यानी कि सबसे बड़ी वजह जो वो बागी बन गए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के, वो ये थी कि ब्रिटिश का जो रवैया था वो काफ़ी क्रूर था यहाँ के लोगों के साथ। उसके हमें मिसाल ये मिलती है कि होटल्स पे लिखा होता था द डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। मुसलमानों को मस्जिदों में अजान नहीं दे सकते थे, रिलीजियस गॉसिप आप नहीं कर सकते थे। इंडियंस जो वुमेन्स है उनको इनलीगली यानी कि ज़ोर ज़बरदस्ती घर से उठा लिया जाता था। इसके खिलाफ भी बगावत शुरू हो गई थी, यानी इस सारे मामलात ने लोगों को बागी कर दिया था। ब्रिटिश गवर्नमेंट कम्प्लीटली फेल हो जाती है इन बगावतों को फोर्सफुली टैकल करने में। कहानी में ट्विस्ट यहाँ से शुरू हो जाता है कि जब ब्रिटिश पार्लियामेंट से एक बंदे को अपॉइंट किया जाता है, थॉमस बेबिंगटन मैकेले, और यहाँ पर हम इसे लॉर्ड मैकेले के नाम से जानते हैं। ये लॉर्ड मैकेले कौन था, पहले इसके इंट्रोडक्शन पर हम चले जाते हैं। थॉमस बेबिंगटन मैकेले यानी कि लॉर्ड मैकेले एक पॉलिटिशियन, हिस्टोरियन और पोएट थे। उनका ताल्लुक एक विक पार्टी यानी कि वो विक पॉलिटिशियन थे। विक पॉलिटिशियन से मुराद जब 1650 से लेकर 1880 तक ब्रिटिश एक एब्सोल्यूट मोनार्की से गुजर रहे थे, यानी कि उस टाइम के जो किंग थे वो ये क्लेम करते थे कि जो रूल्स वो अप्लाई कर रहे हैं वो उनके पास खुदा की तरफ से आ रहे हैं, यानी कि उस टाइम चर्च पॉलिटिकली रूल कर रहे थे इंग्लैंड को। अब इसी सिनेरियो में लोग उठते हैं इस एब्सोल्यूट मोनार्की के खिलाफ। इसके साथ साथ ही ये एब्सोल्यूट मोनार्की एक एब्सोल्यूट डिस्पोटिज्म में कन्वर्ट होने लग गई। इसकी वजह से काफ़ी लोग इसके अगेंस्ट खड़े हो गए और उनका ये मुतालबा था कि एब्सोल्यूट मोनार्की जो कि क्लेम करती है कि उनके पास जो लॉज आते हैं वो गॉड की तरफ से आते हैं, इसको ख़त्म होना चाहिए और एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहिए और उस कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर एक किंग को बिठाया जाए और वो जो फैसले करेगा, जो डिसीजन लेगा, वो उस रूल
वो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर ही वो डिसीजन लेगा। अब जो लोग एब्सोल्यूट मोनार्की के अगेंस्ट थे वो डिमांड कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की के, वो विग कहलाना शुरू हो गए और थॉमस बेबेक्टन मैकाले इन्हीं में से एक थे। अब लॉर्ड मैकाले क्योंकि खुद भी एक हिस्टोरियन थे और अपनी हिस्ट्री यानी कि ब्रिटिश एम्पायर की जो हिस्ट्री इसको काफ़ी ग्रेट माना करते थे। अकॉर्डिंग टू लॉर्ड मैकाले कि मेरे यहाँ आने के बाद मैंने यहाँ की टीचिंग यानी कि संस्कृत और अरबिक को डीपली स्टडी किया है। इसके डीपली स्टडी करने के बाद ये मुझे इस बात पर कायल नहीं कर सके कि मैं कंपेयर कर सकूँ वेस्टर्न टीचिंग्स को यहाँ सब कॉन्टिनेंट की टीचिंग के साथ, बल्कि फर्दर उन्होंने ये ऐड करते हुए अपनी बात वाइंड अप कर दी कि यूरोप के लाइब्रेरी के एक शेल्फ में पड़ी हुई बुक की वैल्यू भी यहाँ पर ओवरऑल टीचिंग से कई ज़्यादा है। दोस्तों, ये थी शॉर्ट इंट्रोडक्शन लॉर्ड मैकाले की। अब हम अपने मेन पॉइंट की तरफ चले जाते हैं। जब 1834 में ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरफ से लॉर्ड मैकाले को एज अ एडवाइज़र टू गवर्नर जनरल अपॉइंट किया जाता है और वो एज ए एडवाइज़र के साथ साथ वो प्रेसिडेंट भी थे पब्लिक इंस्ट्रक्शन कमेटी के। दोस्तों, मई 1834 से 1838 तक यहाँ एडवाइज़र टू गवर्नर जनरल सर्व करने के बाद वो 4 साल के बाद वापस इंग्लैंड लौट जाते हैं। यहाँ 4 साल यहाँ सब कॉन्टिनेंट लोगों के क्लोज गुजारने के बाद वो एक कंप्लीट रिपोर्ट बनाकर वहाँ चले जाते हैं। दोस्तों, यहाँ 4 साल गुजारने के बाद जब वो वापस इंग्लैंड लौट जाते हैं तो लॉर्ड मैकाले का ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक आलिशान इस्तकबाल होता है। अब लॉर्ड मैकाले ब्रिटिश पार्लियामेंट में अपनी रिपोर्ट में ये एक्सप्लेन करने लग जाते हैं कि सब कॉन्टिनेंट के लोग अपने कल्चर, अपने सिविलाइजेशन, अपने रिलीजन के साथ काफ़ी स्ट्रिक्टली बॉन्डेड है। हिंदुस्तान के लोग दीनी एतबार से, माशरती एतबार से, इखलाकी एतबार से, हर लिहाज से इंग्लैंड से बेहतर हैं। अगर हमें यहाँ पर ज़्यादा टाइम तक रूल करना है तो इन लोगों को इस बात का बावर कराना होगा कि ये महकूम लोग हैं, अनडेवलप लोग हैं, और अगर आपने हम तक पहुँचना है तो हमारे कल्चर, हमारे एजुकेशन, हमारे लैंग्वेज को, हमारे टीचिंग्स को फॉलो करना होगा। उनको फॉलो करने के बाद ही आप डेवलप हो सकते हैं। इस रिपोर्ट के बाद यहाँ सब कॉन्टिनेंट में एक न्यू एजुकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जिसमें वेस्टर्न लिटरेचर, वेस्टर्न पोएट, वेस्टर्न फिलोसफर को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। अब हम अगर देखते हैं उस टाइम के ब्रिटिश को, जो साइंस और टेक्नोलॉजी के लिहाज से काफ़ी आगे जा चुके थे, बजाय साइंस और टेक्नोलॉजी यहाँ इंट्रोड्यूस करवाने के उन्होंने यहाँ पर वेस्टर्न लिटरेचर, वेस्टर्न हिस्ट्री यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवा दी। अब इस एजुकेशन सिस्टम जिसमें वेस्टर्न लिटरेचर, वेस्टर्न हिस्ट्री के अलावा कुछ भी नहीं था, इसके साथ जॉब्स कनेक्ट कर दिए और उन जॉब को एक पूरा साइज दिखाया गया कि इसमें आप जब रहेंगे भी पीसफुल रहेंगे, इसके बाद भी आप पीसफुल रहेंगे, और अगर इन जॉब्स को आपने गेट करना है तो आपने इस एजुकेशन के थ्रू आना है। अब इस चेंज एजुकेशन सिस्टम की वजह से हमारे इंटेंशनली माकूमियत और स्लेवरी का दौर शुरू हो जाता है। जहाँ यूथ इनके खिलाफ बगावत कर रही थी, वो भी उनका भी माइंडसेट चेंज हो जाता है। अकॉर्डिंग टू प्रान नावल, ब्रिटिश के यहाँ पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की वाहिद वजह ही यही थी कि यहाँ पर जो बागी यूथ है उनकी माइंडसेट बगावत से हटाकर एजुकेशन में लगाया जाए ताकि यहाँ पर रूल करना उनके लिए आसान हो जाए। अगर आज की बात की जाए तो आज भी हम इसी एजुकेशन सिस्टम को कैरी कर रहे हैं, यानी कि वेस्टर्न लिटरेचर यानी कि इंग्लिश लिटरेचर और वेस्टर्न हिस्ट्री, वेस्टर्न फिलॉसफी पर अगर आपको दस्तरस हासिल नहीं तो आप यहाँ पर किसी भी एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं। ये सिस्टम हम जस्ट एक कैरी नहीं कर रहे, हमारे नाइबर इंडिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, बल्कि बहुत सी कंट्रीज़ आज भी इस सिस्टम को कैरी कर रहे हैं। ब्रिटिश के यहाँ पर 200 साल हुकूमत करना और यहाँ से गए हुए 70 साल के बाद भी वो हमारे कल्चर, लैंग्वेज, पॉलिटिकल सिस्टम, गवर्नमेंट सिस्टम, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को आज भी वो इन्फ्लुएंस कर। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा।